हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 10 ग्रेविटेशन के बारे में कुछ पढ़ा था। वो कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने ये पढ़ लिया था हमने आपका ग्रेविटेशन की वैल्यू जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जो स्मॉल जी होता है, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे। उसका जो कैलकुलेशन होता है वो हम फाइंड कर चुके थे। हम आपको बताए थे कहाँ तक पढ़ लिया था। ये अपन ने समथिंग यहाँ तक अपन पढ़ लिया था। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ था, फ्री फॉल था, ये अपना पहले दिन पढ़ा था अपन ने, वो वाला है। सबसे पहले दिन अपन ने पढ़ा था ग्रेविटेशन के बारे में। और सेकेंड डे अपन ने पढ़ लिया था कि ग्रेविटी की वैल्यू अपन कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड स्मॉल जी की वैल्यू, है ना। जी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपन इसके आगे का पढ़ेंगे। अब अपन इसके आगे का पढ़ेंगे कि इसके आगे अपन इसकी वैल्यूज या उसका क्या यूज करना है अपन को, तो वो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। ओके, तो हमको ये देखना है कि जो हमारा ग्रेविटी होती है उसकी वजह से हमारे जो ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू कहाँ कहाँ चेंज होती है, उसकी वैल्यू कहाँ पर चेंज होती है। बिकॉज जो हमारा अर्थ होता है वो स्फीयर की तरह वेव करता है। अर्थ जो होता है सर्कल ना होते हुए एक स्फीयर है। तो स्फीयर में क्या होता है, जो पोल्स पर पोल्स होते हैं और इक्वेटर होता है। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, अर्थ में पोल्स होते हैं और इक्वेटर होते हैं। पोल्स कहाँ होते हैं और इक्वेटर कहाँ होते हैं वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, सपोज सर्कल एक्चुअल अर्थ जो है एक्चुअल में एक स्फीयर है, बट हम उसको एक सर्कल के उसमें ड्रॉ करते हैं। सपोज मान लो ये जो सर्कल है हमारा एक, और सर्कल, ये जो सर्कल है वो हमारा अर्थ है। ये क्या हमारा एक अर्थ है। तो ये अर्थ को हमने, ये अर्थ पे आपने पढ़ा होगा एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, जहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है। तो ये सपोज मान लो पोल्स है, यहाँ पर क्या है, पोल्स है। और ये एक लाइन जाती है जो अर्थ के हॉरिजॉन्टल एक लाइन होती है अर्थ के, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं हम उसको? इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर पर जो रेडियस होती है, जो रेडियस होती है अर्थ की, जो रेडियस होती है इक्वेटर पे अर्थ की रेडियस होती है वो ज्यादा होती है। मतलब एक प्रकार से जो अर्थ है ना वो इस टाइप से है, इस टाइप से। तो देखो ये जो है आरपी कहलाती है, रेडियस ऑफ पोल, और ये कहलाती है आर ई, रेडियस ऑफ इक्वेटर। तो आपको दिख रहा है आर ई की जो वैल्यू है वो आर पी से बहुत ज्यादा है। मतलब रेडियस ऑफ इक्वेटर, ई मीन्स इक्वेटर, रेडियस ऑफ इक्वेटर जो है वो ज्यादा है रेडियस ऑफ पोल से। मतलब अर्थ के इक्वेटर की जो रेडियस होती है वो ज्यादा होती है, और अर्थ की पोल की जो रेडियस होती है वो थोड़ी सी कम होती है। अब जब रेडियस हमारा इक्वेटर का ज्यादा है और पोल का रेडियस जो है वो कम है, तो हमारे जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपने फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था स्मॉल जी इक्वल टू, जो फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर मीन्स होता है अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे इक्वेटर की है और ये आपका पोल है। तो देखो आपको इक्वेटर की, आपको देखो रेडियस जो है पोल से ज्यादा दिख रही है। इक्वेटर पे जो रेडियस है वो पोल से क्या दिख रही है? ज्यादा दिख रही है ना। तो क्या होगा, तो ये जी है, जी की वैल्यू ग्रेटर होगी। वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर, कहां पर होगी? ग्रेटर एट पोल। पोल पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी। आप बोलोगे कि रेडियस तो वहां पे, तो आप बोलोगे कि रेडियस तो पोल की, जो अर्थ की जो पोल पर जो रेडियस होती है वो कम है, बट हमारा ग्रेविटी ज्यादा आ रहा है। तो देखो जी इक्वल टू क्या है? जी एम अपन आर स्क्वायर। इसमें कैपिटल जी क्या है? कांस्टेंट है। कैपिटल एम जो कि मास ऑफ अर्थ है वो भी कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है? रेडियस चेंज हो रही है। चेंज क्या हो रहा है? रेडियस। और यहाँ पर देखो जी और आर अपॉन में आ रहा है, मतलब जी जो है कोई ना कांस्टेंट है, उसके अपॉन में आ रहा है आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनको क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जी जो है स्मॉल जी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। जहां भी 1 समथिंग करके आता है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट होता 1 नहीं होता तो उसको प्रोपोर्शनल कहते हैं, बट ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने से क्या होता है? इफ दिस क्वांटिटी इज इंक्रीज, अगर मान लो आर की वैल्यू बढ़ रही है तो जी की वैल्यू घटेगी। अगर आर की वैल्यू बढ़ती है मतलब ग्रेटर है, तो जी की वैल्यू कम होगी। और इफ आर की वैल्यू कम हो रही है, आर की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, डिक्रीज है, तो जो जी की वैल्यू वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखो आर पी रेडियस, जो पोल पोल पर जो रेडियस है अर्थ की, रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल, वो ज्यादा कम है, वो इक्वेटर के रेडियस से क्या है? कम है। तो इसलिए इसकी जो ग्रेविटी होगी यहाँ पर वो क्या होगी? ज्यादा होगी, ग्रेटर एट पोल। बिकॉज रेडियस इंक्रीज हो गई, सॉरी डिक्रीज हो गई, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो जी इज ग्रेटर एट पोल देन देन वैल्यू ऑफ जी एट देन वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। इक्वेटर के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं तो पोल पर ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, और इक्वेटर पर क्या होगी? कम होगी। तो ये हमने डिपेंडेंस में लिखवाया था अपन को। डिपेंडेंस में बताया था, उसमें बताया था हमने इक्वेटर और पोल पर कैसे हमारा जो अर्थ की ग्रेविटी वो चेंज होती है, तो वो हमने इसमें बता दिया है।
तो आप बोल सकते हो कि जो जी है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, जी इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो जी जो है स्मॉल जी जिसकी वैल्यू होती है 9.8, वो याद रखना वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। जी जो है स्मॉल जी वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है जब भी अर्थ की रेडियस या अर्थ की सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ज्यादा हाइट पर लेके जाते हैं तो उसकी जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। ओके, तो ये वाली आपको याद रखना है। जी की वैल्यू 9.8 होती है। अब वो 9.8 कहाँ होती है ना, वो 9.8 कहाँ होती है इसे, तो वो आपको माना जाता है कि जी की वैल्यू जो 9.8 होती है वो सरफेस पर होती है, अर्थ के सरफेस पर। अर्थ के सरफेस पे अगर हम बात करते हैं तो वो 9.8 होती है। ओके, तो इतना अपना हो गया कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं ग्रेविटी की। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो अपन ने पढ़ लिया, ग्रेविटी क्या होता है वो अपन ने पढ़ लिया, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जी की वैल्यू होती है वो अपन बता दिया था आपको, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। समटाइम आपको ऐसा लिखा होता है अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा होता है ना। आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दे देते हैं। ओके, अब अपन देखते हैं मास और वेट। एक दो क्वांटिटी आई है अपने पास, एक मास और एक वेट। जो जनरली हम इसको सेम ही समझते हैं कि जो मास होता है वही वेट होता है, बट अगर हम फिजिक्स के टर्म्स में देखते हैं तो उसमें डिफरेंस होता है। दो चीज है मास और वेट, है ना। जनरली हम इनको दोनों सेम मान, जो मास है वही वेट है और जो वेट है वही मास। बट यहाँ पे यहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अपना दूसरा टॉपिक आता है मास एंड वेट। मास क्या होता है, वेट क्या होता है। तो हमें लिखते हैं मास। तो पहले अपन मास समझते हैं, मास क्या होता है। तो मास जो होता है ऑब्जेक्ट का, वो उसका होता है कि वो उसके अंदर कितना क्वांटिटी है। मास मतलब किसी जिस चीज से वो बना हुआ है उस चीज की कितनी इसमें क्वांटिटी है, वो होता है मास। मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, mass of an object is the measure of its inertia, is the measure, मतलब बता सकता है उसके अंदर कितना inertia, is the measure of its inertia, of its inertia। इट मीन्स जो भी हमारा मास, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका जो मास होगा उसके अंदर कितना इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक इनर्शिया क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है ना। तो इसका मतलब मास का मतलब क्या हुआ, मास का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर, उसके किसके, ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मटेरियल या मैटर जो है वो प्रेजेंट है ना, कितना मैटर प्रेजेंट है। और ये जो वैल्यू होती है मास की वो सेम होती है यूनिवर्स में। आप कहीं पर भी चले जाओ, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे चले जाओ, आपने सुना होगा कि अगर हम यहाँ से चंद्रमा पे जाते हैं, मून पर जाते हैं, तो हमारा जो होता है वेट होता है वो गिर जाता है, 1/6 कम हो जाता है ना। बट जो वेट होता है, जो कम होता है वो क्या होता है, वेट होता है। बट हमारा मास जो होता है वो हमारा सेम रहता है। तो मास जो होता है सेम रहता है इन एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। लिखो इट रिमेन्स सेम। तो उसके लिए अपन क्या लिख देंगे, इट रिमेन्स सेम at everywhere in the universe, at everywhere in the universe। यूनिवर्स में आप कहीं पर भी चले जाओ, आपका जो मास है वो सेम रहने वाला है। एट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स आप कहीं पर भी जाओगे आपका जो मास है अर्थ का वो सेम रहेगा। ये तो हो गया मास, जो उसकी जिस चीज में बना हुआ होता है उसका इनर्शिया होता है, एक प्रकार से उसको मास कहते हैं। अब दूसरी जो क्वांटिटी आता है जिसको हम सेम समझते थे अभी तक, वो आता है वेट। अब वेट और मास में डिफरेंस होता है, वेट और मास में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वेट क्या होता है, तो देखो हमारे जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है, फोर्स लगाता है हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसको मैंने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, इसको हमने बोला भी था ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उसको हमने अर्थ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी भी पढ़ा था उसमें। तो उसकी वजह से हमारा जो मास होता है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है या घट जाएगा, जो भी होगा इंक्रीज भी होता है नॉर्मल। तो वो हमारा वेट, वो कहलाता है हमारा वेट। तो मैं लिखता हूँ उसको, डेफिनेशन लिखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, हम कौन से प्लेनेट पे रह रहे हैं, अर्थ पर, तो अर्थ ही हमें फोर्स लगाएगा, मून तो लगाएगा नहीं हमारे ऊपर। द फोर्स ऑफ, और फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन रिपल्सन। तो हमारे अर्थ क्या करती है, हमें अपनी तरफ खींचती है, हमें अपनी तरफ से दूर भगाती है, तो अपनी तरफ खींचती है ना, इट मीन्स अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ऑफ अर्थ, ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट,
on the object is known as the weight of the object is known as the is known as clear दिख रहा है is known as the weight of an object is known as the weight of an object weight of an ऑब्जेक्ट इसको हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं क्या कि जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर अर्थ के द्वारा अर्थ जो हमारा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है कितना अर्थ हमारा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है कितना अट्रैक्शन वाला फोर्स लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं उसमें वेट बोलते हैं उसको हम बोलते हैं वेट इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है याद रखना वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है और मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है अगर आपको लिखना है इसकी ऐसा यूनिट तो क्या होती है किलोग्राम होती है ये मैं लिख दिया किलोग्राम तो याद रखना मास की ऐसा यूनिट क्या होती है किलोग्राम होती है और वेट की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन है लिख रहा हूं मैं ऐसा यूनिट ऑफ वेट इक्वल टू न्यूटन वेट की ऐसा जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है ठीक है इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं NEWTON और उसको हम जनरली कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से ठीक है ना ध्यान रखना अब न्यूटन ही क्यों होती है इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वेट की वो न्यूटन की होती है तो देखो डब्ल्यू जो होता है वेट को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है ये तो है एम होता है मास एम जो है वो ऑब्जेक्ट का क्या है मास है मास पे फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है कौन लगा रहा है अर्थ लगा रहा है तो अर्थ जब फोर्स आता है उसको ग्रेविटी बोलते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी ओके डब्ल्यू इक्वल टू एम जी तो एम का हो गया मास मतलब किलोग्राम जी मतलब एक्सीलरेशन है जब किलोग्राम और इसको लिखते हैं एक्सीलरेशन के साथ तो उसको यूनिट बन जाती है न्यूटन कैसे देख लो एम की यूनिट बात करूं तो वो किलोग्राम होती है ओके एम की यूनिट की बात करता हूँ एम मींस मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो वो होता है किलोग्राम जी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इट्स एन एक्सीलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं याद रखना ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं न्यूटन इसलिए जो हमारा वेट होता है उसकी ऐसा यूनिट जो आती है वो न्यूटन आती है ठीक है इसकी ऐसा यूनिट क्या आती है न्यूटन आती है अब हम अर्थ पर हैं सपोज मान लो अर्थ से हम मून पर जाते हैं और मून पर जाने के बाद हम वहां पर अपना वेट कैलकुलेट करेंगे देखो मास तो हर जगह सेम रहता है मैं बताता मास जो होता है इट रिमेन्स सेम लिखा इट रिमेन्स सेम एट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स तो हम यहाँ पर प्लेनेट अर्थ पर हो या मून पर हो तो हमारा जो मास होगा हमारे मीन्स ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो सेम रहेगा ओके बट हमारा जो वेट है हमारा मीन्स हमारे जो ऑब्जेक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा किस वजह से चेंज हो जाएगा हाँ तो इसका जो वेट है वो चेंज हो जाएगा किस वजह से चेंज हो जाएगा ये वेट का फॉर्मूला है एम तो सेम रहना है अपना एम मींस मास तो मास तो हमारा सेम रहता है सेम एट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स तो ये तो सेम रहेगा चेंज क्या होगा ये ग्रेविटी जो जी है वो चेंज हो जाएगा जी जो है स्मॉल जी वो हमारा चेंज हो जाएगा अब स्मॉल जी के हिसाब से चेंज होगा मून पर जाएंगे अर्थ से हम मून पर जाते हैं तो हमें वहां की ग्रेविटी देखनी पड़ेगी हम वहां का ग्रेविटेशन देखना पड़ेगा तो कितना होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं है ना अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम मून की बात करते हैं तो वहां पे कितना जी में चेंजेस आएगा स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंजेस आएगा वो अपन देख लेते हैं ठीक है तो उसको एक अपन हेडिंग डाले लिखेंगे रिलेशन बिटवीन जी ऑफ अर्थ एंड मून ओके तो अपन करते हैं इसको क्वेश्चन को रिलेशन किसका निकालना है जी का निकालना है कहां पर अर्थ की जी और अपना मून पर जी में क्या वैल्यू आती है वो निकालना अपन तो रिलेशन ऑफ जी एट अर्थ एंड मून अर्थ पर जी कितना है और मून पर जाने के बाद हमारा जी में क्या चेंजेस आता है वो हम दिख रहा है तो जी की वैल्यू हमने कैसे निकाला था जी के लिए हमने फॉर्मूला डेरिवेशन ड्राइव किया था है ना अपना एफ इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर से तो वो निकालते हैं अपन वो वाली वैल्यू अपन इसके निकालेंगे फिर अपन देखते हैं कि हमारा क्या क्या आंसर आ रहा है उसे अपन कैलकुलेट करते हैं तो एफ इक्वल टू लिखा था हमने उसमें एफ हो या एम डब्ल्यू मीन्स वेट सेम रहता है तो डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट ठीक है ना वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून पहले मून पर निकालना है तो डब्ल्यू एम स्टैंड फॉर मून वेट है ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है किसका ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है एट मून एम स्टैंड फॉर मून वो क्या होगा इक्वल टू जी जो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट था ये तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी बिकॉज ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी एम ऑफ एम मतलब मास निकालना है किसका मून का स्मॉल एम मतलब मून ये मून का मास निकाला इनटू जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने एम डैश माना है ऑब्जेक्ट का मास कितना है एम डैश अपॉन
उसकी रेडियस, किसकी रेडियस, मून की रेडियस, तो आर एम का स्क्वायर। इसकी अपन वैल्यूज पुट करेंगे, फिर देखते हैं अपना क्या आंसर आता है। ठीक है, ये हो गया अपना, ये हमने मून के लिए निकाला। तो डब्ल्यू एम क्या है, लिख देते अपन। डब्ल्यू एम क्या है, मास, मास ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट, मास, सॉरी सॉरी मास नहीं हो सकता, ये वेट होगा ना, डब्ल्यू मतलब मींस वेट, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून, मून पर ऑब्जेक्ट का वेट कितना है वो। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पता है आपको, एम ऑफ एम जो है वो मास ऑफ मून, क्या है, कैपिटल है मतलब मास है, मास ऑफ, स्मॉल है मतलब मून। जब अर्थ लिखेंगे हम तो यहाँ पे हम ई लिख देंगे। एम डैश क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमें पता है मास जो होता है ऑब्जेक्ट का वो कहीं पर भी यूनिवर्स में कहीं किसी पॉइंट पर आप चले जाओ चेंज नहीं होता, मास ऑब्जेक्ट का कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अपन ऐसा वैल्यू रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो डब्ल्यू एम, वेट निकालना है अपन मून पर, मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है। ठीक है, इक्वल टू जी, हमें रेशियो में निकालेंगे तो जी कट जाएगा, इसलिए हम जी की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, हम वेट उसका मास जो है मून का वो रख रहे हैं। तो जो मास होता है मून का वो होता है 7 पॉइंट दे रखा है इन्होंने, 7.36 इंटू 10^22, 7.36 इंटू 10^22, ये हो गया वेट, सॉरी मास हो गया मून का, ये मून का मास। अब मून की अपन को रेडियस निकालनी है, एंड दैट इज 1.74 इंटू 10^6, 1.76 इन 1.74 इंटू 10^6 मीटर स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर कर दिया अपन ने, यूनिट अपन बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो हिसाब से आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे, तो आपको जो मिलेगा वैल्यू वो मिलेगा 2.431 इंटू 10^10। जी मीन्स यूनिवर्सल कांस्टेंट वाला जी आ गया, और इंटू में एम, इंटू में क्या आ गया एम, एम क्या है यहाँ पे, एम स्टैंड फॉर मीटर, ये एम जो है यूनिट है, ठीक है ना, नो सॉरी, ये एम है आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अपन जो एम डैश यूज किया ना वो है, क्योंकि हमको नहीं पता ना कि एम डैश कितना है, हमको एम डैश नहीं पता, हमको सिर्फ वो पता है, क्या पता है हमको कि मून का वेट कितना है, मून का वेट कितना है, और मून का जो मास कितना है, ओ सॉरी मून का मास कितना है, और मून की जो रेडियस है वो कितना, अपन वैल्यू रखी, और ऑब्जेक्ट का मास हमको नहीं पता था तो हमने उसका एम डैश निकाल दिया। अब यही हम अगर अर्थ पे निकालते हैं, डब्ल्यू ई वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अर्थ, तब वो हमारी वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे आप, तो वो आएगी 1.474 इंटू 10^11 जी, यहाँ पे भी आएगा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इंटू एम डैश, एम डैश स्टैंड फॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो हमने मास वेट ऑफ एट मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून को डिवाइड किया वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अर्थ, तो इक्वल कितना है, ये वाली वैल्यू अपॉन ये वाली वैल्यू, तो 2.431 इंटू 10^10 अपॉन में 1.474 है, ये 474 लिखा ना, 1.474 इंटू 10^11, ये आया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जब इसका हम इसको कैंसिल करेंगे तो इक्वल टू 1/6 आएगा। इट मीन्स ये 6 डब्ल्यू ई मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अर्थ को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो डब्ल्यू ऑफ ई इक्वल टू 6 इंटू डब्ल्यू एम। इट मीन्स वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अर्थ, अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पे जो वेट होगा उसका 6 टाइम्स है, या अपन ऐसा समझ लो कि मून पर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो अर्थ पर जितना वेट है उससे 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इट मीन्स सपोज सपोज किसी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी इंसान का वेट है यहाँ पर अर्थ पर कितना है 600 किलोग्राम, अर्थ सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं एग्जांपल टाइप के लिए, कि सपोज का वेट कितना है 600 किलोग्राम है, सपोज डब्ल्यू ई मीन्स ऑब्जेक्ट का वेट है अर्थ पर कितना 600, जब वो मून पर जाएगा तो मून पर जाने के बाद उसका जो वेट हो जाएगा, मून पर जब जाएगा तो उसका वेट कितना हो जाएगा 600/6, इट मीन्स वो 100 किलोग्राम का हो जाएगा, कितने किलोग्राम का हो जाएगा 100 किलोग्राम का। और दूसरा एग्जांपल, सपोज मान लो यहाँ पे अर्थ पर कोई इंसान है या ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेट है वो 30 किलोग्राम है, कितना है 30 किलोग्राम, ये वेट नहीं एक्चुअल में न्यूटन लिखना, किलोग्राम नहीं लिखना, न्यूटन लिखना, क्योंकि वेट की जो ऐसा यूनिट है वो तो न्यूटन है, किलोग्राम नहीं है, किलोग्राम मास की यूनिट होती है। तो मून पर इसका जो वेट है, अभी अर्थ पर 30 न्यूटन था, तो वेट मून पर जो होगा वो 30/6 होगा, इट मीन्स 5 न्यूटन, इतना अंतर है 1/6 से, मतलब इट मीन्स हम इसको 6 से डिवाइड कर देते, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट निकालेंगे और वहां पर जाने के बाद मून पर जाएगा तो वो डिवाइड कर देंगे 6 से। समझ में आया होगा, होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं। हमने ये पढ़ा, क्या क्या पढ़ा देखो, कि जो हमारे अर्थ की ग्रेविटी है स्मॉल जी है,
वो कहाँ पर चेंज होती है, तो हमने देखा वो पोल और इक्वेटर पे चेंज होती है। पोल पर सबसे ज्यादा होती है और इक्वेटर पर सबसे कम होती है। ठीक है, फिर उसका मास क्या होता है वो पढ़ा हमने, वेट क्या होता है वो पढ़ा हमने, और अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट का मास और मून पर किसी ऑब्जेक्ट के वेट में क्या रिलेशन है वो हमने पढ़ा। तो हमने देखा अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट अर्थ पर डब्ल्यू है और उसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू एम इक्वल टू 1/6 डब्ल्यू होता है। मतलब जो वेट है अर्थ पर उसको हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मून पर उस ऑब्जेक्ट का कितना वेट होगा मिल जाता है, पता चल जाता है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। थोड़ा सा कुछ चैप्टर्स या टॉपिक्स इसके बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।